जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पढ़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 4 है, कम्युनिकेशन से संबंधित यूनिट संप्रेषण, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पहले के सेशन आपने देख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, आधुनिक जो शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? टेलीलॉजिक यानी प्रयोजनमूलक, या नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव गैर वितरणात्मक, या अन अप्रॉक्सीमेट अपरिमेय, या टेलीस्कोपिक दूरदर्शनात्मक। तो ये देखिए, आधुनिक जो शैक्षिक संप्रेषण को जो डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, वो टेलीलॉजिक में विभाजित किया जाता है। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण प्रयोजनमूलक टेलीलॉजिक के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रयोजनमूलक से मतलब वर्तमान व आधुनिक शैक्षिक परिदृश्य में अधिकांशतः टेलीकम्युनिकेशन माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण कार्य को संपन्न कराने से है। When students and teachers involve in communication, the purpose are, जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अर्ध व्यावसायिक क्रियात्मक संबंध विकसित करने के लिए, या कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए, या कक्षा के बाहर की अंतःक्रिया में भाग लेने के लिए, या निजी मामलों में शिक्षक का हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए, या छात्रों के प्रति शिक्षक के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए। तो व्हेन स्टूडेंट एंड टीचर्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन द पर्पज आर, तो उनके पर्पज क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, जब छात्र और शिक्षक कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं तो उनका उद्देश्य पहले होता है टू डेवलप प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि छात्र और शिक्षक हैं तो उनकी जो क्रियात्मक संबंध हो एक तरीके से वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको मेंटेन करे। फिर इसके बाद टू क्रिएट ए पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में बच्चे जो है सहभागी बने, टीचर के साथ जो भी वो पढ़ाए या कुछ भी करे, कम्युनिकेट करे, तो एक दूसरे के सहभागी बने। टू इंगेज इन आउटडोर क्लासरूम इंटरेक्शन, और कक्षा के बाहर की अंतःक्रिया में भी भाग लेने के लिए। तो एक कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के उद्देश्य के पूरक होते हैं। जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: अर्ध व्यावसायिक क्रियात्मक संबंधी विकसित करने के लिए सहयोग करना, कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए, तीसरा कक्षा के बाहर अंतःक्रिया में भाग लेने के लिए। अधोलिखित में से कौन वक्तव्य सही है? संप्रेषक को सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषक में सहनशक्ति होना चाहिए, संप्रेषक को मृदुभाषी होना चाहिए, या संप्रेषक का व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक कम्युनिकेटर को मृदुभाषी होना चाहिए। संप्रेषक को जो वार्तालाप करने वाला है कम्युनिकेटर, उसको मृदुभाषी होना चाहिए, जिससे सुनने वाले को उसकी भाषा बहुत अच्छी लगे। इस संबंध में कबीर जी का एक दोहा भी प्रसिद्ध है: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छा संप्रेषक वह है जो अपने श्रोता को पर्याप्त सूचना देता है, जो पर्याप्त सांख्यिकी प्रदान करता है, या संक्षिप्त प्रमाण देता है, तत्वों की पुनरावृत्ति करता है। तो देखिए, एक अच्छा एवं कुशल संप्रेषक वही होता है, एक अच्छा और कुशल संप्रेषक वही होता है जो अपने श्रोता को बिना किसी बाधा के पर्याप्त पूर्ण व सही सूचना देने में सफल रहता है। सूचना प्राप्ति के बाद ही सूचना प्राप्तकर्ता उस पर अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान कर पाता है और संप्रेषण के उद्देश्य की पूर्ति करता है। किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है? सैटेलाइट, श्रोता वर्ग से, मीडिया से, संप्रेषण से। तो किसी संदेश का जो फीडबैक होता है, तो जो सुनने वाला होता है लिसनर, एक तो स्पीकर होता है बोलने वाला, बोलने के बाद जो सुनेगा वही तो फीडबैक देगा ना। तो संप्रेषण प्रक्रिया तभी कंप्लीट होता है जब सूचना प्राप्त करने वाला जो श्रोतागण है, जो लिसनर है, वो उस संदेश पर अपने फीडबैक को देता है। वो ये देखिए साइकिल इस तरीके से चलता है कि मान लीजिए यहाँ से हमने जो है कोई भी चीज़, एक संदेश है हमारा, है ना, तो एक संप्रेषक मान लीजिए मैं हूँ, तो मैंने क्या किया, एक संदेश है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, टीच करा रही हूँ, तो जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन के टॉपिक को हम क्लियर करा रहे हैं, तो हम एक संप्रेषक भेजने वाले हुए, हमारा संदेश है, आप इसको डिकोड करेंगे, और इसका माध्यम क्या है, मोबाइल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, फिर आप इसको डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद आप इसको समझेंगे, समझने के बाद एक प्राप्तकर्ता के तौर पे आप इसको प्राप्त कर लिए जो हमने भेजा था, फिर आप हमको फीडबैक देंगे। इस बीच अगर मान लीजिए कि हम जिस एनवायरनमेंट में बना रहे हैं वीडियो, वहाँ पे एनवायरनमेंट में शोर हो, तो ये इसमें बैरियर का काम करेगा, तो शोर बीच में आ गया, तो ये पूरा एक साइकिल चलता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको क्रमशः लगाना। तो संप्रेषक अपने आप को समझिए कि आप एक है जो प्राप्त करता है और हम संप्रेषक भेजने वाले हैं। हम क्या भेज रहे हैं, संदेश। ई कोड होगा, इसका माध्यम मोबाइल होगा, आप डिकोड करेंगे, फिर फीडबैक भेजेंगे। तो ये है संदेश की फीडबैक श्रोतागण से ही आता है।
संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? अभिमत। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना कलेक्ट करने की प्रोसेस को अभिमत कहते हैं। अभिमत के आधार पर सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? वर्ग संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अपवाद संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक। तो देखिए, आत्म यानी स्व, और स्व हमने पहले भी पढ़ा था, टू सेल्फ। तो ये होता है आत्म संप्रेषण जो हो जाता है अंतःवैयक्तिक के तहत। अंतःवैयक्तिक संचार यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी परिधि में स्वयं व्यक्ति ही होता है। मनुष्य अपने अनुभव, घटना, प्रभाव और परिणामों का आकलन करता है। संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश भेजने वाला स्वयं ही होता है। आत्मविश्लेषण, आत्मविवेचन, आत्मप्रेरणा आदि इसी प्रकार के संचार होते हैं। अर्थात दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अकेला अपने आप से बात करता है तो उसे स्वगत संचार कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं से ही संचार करता है। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर इनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है, चैनल निर्बाध होता है। तो देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में एंड 14 में। तो यहाँ देखें वृत्ताकार संचार, ये देखिए सर्कुलर जो कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन जब सर्कुलर हो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब डिकोडर जो डिकोड करने वाला है वही इनकोड करने वाला बन जाता है, डिकोडर इनकोडर बन जाता है। वृत्ताकार संचार सूचनाओं के सक्षम अंतरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। संचार प्रक्रिया में संदेश को श्रोता तक पहुंचाया जाता है। वृत्ताकार संचार में समूह का कोई व्यक्ति केंद्रीय स्थिति में नहीं होता। देखिए, वृत्ताकार संचार में समूह का कोई भी व्यक्ति केंद्रित स्थिति में नहीं होता है, इसलिए संचार सभी दिशाओं में फैलता रहता है। इस तरीके से कोई केंद्र में नहीं है। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। टेलीपैथी प्रौद्योगिकी, यह टेलीपैथी दूरानुभूति पर मनोविज्ञान से संबंधित है, अतः कथन टेलीपैथी प्रौद्योगिकी संचार से जुड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानना है। स्रोत, माध्यम, संदेश, संदेशग्राही। और देखिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्रम लगाना है, तो वही हमने कहा था कि इसका क्रम बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। संचार प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित प्रक्रिया, पहले कोई रिसोर्स होगा, कोई भी संदेश होगा। तो हमने कैसे बोला था कि जैसे हमें कोई संदेश भेजना है तो हम भेजने वाले हैं, है ना, प्रेषककर्ता, और एक सोर्स है जिसे भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? संदेश। किसी माध्यम से भेजेंगे, फिर संदेश आप ग्रहण करेंगे, जिसे अंग्रेजी में सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर कहते हैं। SMCR कहा जाता है। इसे डेविड बर्लो द्वारा 1960 में विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक का कार्य करता है? तो अवरोध श्रोता का दृष्टिकोण, यानी दृष्टिकोणात्मक अवरोध। अगर आपका परसेप्शन कुछ बना है तो परसेप्चुअल बैरियर्स। दृष्टिकोण, बोध अथवा नजरिया। परसेप्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है, जो स्वयं ही अनेक घटक एवं चरों का एक समूह होता है। समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर व्यक्ति की व्यापक सोच, रुझान, भावना तथा मनोविज्ञान के द्वारा दृष्टिकोण का सृजन होता है। दृष्टिकोण या नजरिया की कमियां स्वयं संचार में व्यवधान खड़ी कर देती है, जो संपूर्ण संचार तंत्र को ही बिगाड़ देता है। देखिए, जो प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें भौतिक बाधाएं क्या होती है, जिसे उसको ध्यान ना देना। तो आपने इनअटेंशन, अपरिपक्व मूल्यांकन यानी इमेच्योर वैल्यूएशन, संचार पर अविश्वास, डिस्ट्रक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चयनित बोध, सेलेक्टिव परसेप्शन, संचार न करना, फेलियर टू कम्युनिकेट, अनावश्यक मिश्रण एवं छानना, तो अननेसेसरी मिशिंग। संचार में गुणार्थक शब्द कौन सा है? सरल, सुस्पष्ट, अमूर्त, सांस्कृतिक। तो क्लियरिटी। संचार प्रक्रिया में संदेश तभी गुणार्थक, यानी संदेश यानी जो आप मैसेज भेज रहे हो वो क्वालिटी वाला तभी होगा जब आप बहुत क्लियरिटी के साथ बोलेंगे ना, वही तो सामने वाला ग्रह स्थिति में होगा, उसको ग्रहण कर पाएगा। अन्यथा वो अपना जो आप भेजने वाले हो मैसेज, वो अपना क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं करेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों, प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? तो यह है कूटलेखन। सोच, विचार तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्ह, प्रतीकों में रूपांतरित करना कूटलेखन कहलाता है। इसको सूचना प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करके उसके निहित अर्थ को समझकर अपनी फीडबैक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्मार्ट कार्ड को प्रचालन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड तथा PC किसी प्रकार की प्रचालन प्रणाली का प्रयोग करता है। COS एक स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली है।
प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। तो यही है, प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार जो होता है कम्युनिकेशन संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। संचार दो तरफा प्रक्रिया है। संचार में दो व्यक्तियों अथवा समूह के मध्य संदेश का आदान प्रदान होता है। संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले के सही अर्थभाव को समझता है एवं अपनी प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया फीडबैक संदेश प्रेषक को देता है। इस तरह संचार मूलतः द्विमार्गी प्रक्रिया है। संदेश प्राप्त करने पर ही संचार प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक प्राप्त करने वाला संबंधित वांछित प्रतिपुष्टि का संवहन न करे। द्विमार्गी प्रक्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं: इनपुट, फिर चैनल, आउटपुट, फिर फीडबैक। संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है संचारक के द्वारा। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेटर से, कम्युनिस्ट और कम्युन से, कम्युनिज्म और कम्युनिज्म से, कम्युनियन और कॉमन सेंस से। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक समान। संचार वो साधन है जिसमें संगठित क्रिया तथा तथ्य, सूचना, विचार, विकल्प या व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडोंग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार कौन से हैं? तो वो जो करते हैं वो मास लाइन कम्युनिकेशन है। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडोंग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण को मास लाइन कम्युनिकेशन कहेंगे। माओ को दल से अधिक जन प्रेमी माना जाता है। माओ के अनुसार जनता से विचार लेकर दल को उन विचारों पर नीतियां बनानी चाहिए तथा नीतियों को लागू कर जनता को सूचित करना चाहिए। यही दल जनसंपर्क है, जिसे जन लाइन या मास लाइन भी कहते हैं। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो ये है अन्योन क्रिया संप्रेषण। इंटरैक्टिव संचार, अन्योन क्रिया संप्रेषण दोनों प्रतिभागियों, मानव, मशीन या कला के रूप है। जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है वहाँ यह सक्रिय और एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। यह एक गतिशील जानकारी के लिए दो तरह का प्रवाह है। इसमें कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन आदि के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाला प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? तो सक्रिय श्रोता। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को सक्रिय श्रोता कहते हैं। संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडियम का वो वचन से बना है जिसका अभिप्राय होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। संचार माध्यम ही संप्रेषक और श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। हेराल्ड लॉसबेल के अनुसार संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह और प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्द या चित्रों में भेजता है। विद्यार्थी वास्तव में क्या करता है? तो डिकोड करता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक संदेशों का प्रेषण करता है, जो संदेशों को शब्द या चित्रों के माध्यम से इनकोडिंग करके भेजता है, जिसको कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्राप्त करता है और उसमें निहित अर्थ को समझने के लिए उसको डिकोड करता है। दूसरे शब्दों में, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक संदेशों का इनकोड करता है और विद्यार्थी इनका डिकोडर होता है। तो यहाँ पे सेशन हम एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़कर बराबर अपडेट के लिए टेलीग्राम पे बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।